नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज, सैनिक कॉलोनी जम्मू स्थित सत्य योग हीलिंग सेंटर से मेडिकल स्पेशलिस्ट, होलिस्टिक कंसल्टेंट और लाइफ कोच। आज मैं थायराइड डिसऑर्डर और उसके उपचार के विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, थायराइड रोगों की सीरीज में कुल 3 वीडियो होंगे। आज का वीडियो उस श्रृंखला में पहला है। दूसरा वीडियो थायराइड रोगों में आहार पर होगा और तीसरा वीडियो योग से थायराइड रोगों के इलाज पर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। थायराइड ग्लैंड शरीर का वो जरूरी अंग है जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। थायराइड आपकी गर्दन के सामने एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन आपके शरीर द्वारा ऊर्जा के उपयोग के तरीके को नियंत्रित करता है, इसलिए वह आपके शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है, यहां तक कि आपके दिल की धड़कन के तरीके को भी। पर्याप्त थायराइड हार्मोन के बिना आपके शरीर के कई कार्य धीमे हो जाते हैं। थायराइड रोग दुनिया भर में आम है। भारत में भी थायराइड रोगों का एक बड़ा बोझ है। थायराइड रोगों पर विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 42 मिलियन लोग थायराइड रोगों से पीड़ित हैं। थायराइड रोगों में 6 किस्में देखी गई हैं। वह हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और ग्रेव्स डिजीज, गॉइटर और आयोडीन की कमी से होने वाले विकार, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, थायराइड नोड्यूल्स, थायराइड कैंसर। आइए पहले जाने थायराइड रोगों के कारणों के बारे में। थायराइड रोगों में हाइपोथायराइडिज्म अधिक आम है। इसके बारे में चर्चा मैं आगे विस्तार से करूंगा। पहले जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म और ग्रेव्स डिजीज के बारे में। इस रोग में हमारे शरीर की ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया थायराइड को अतिरिक्त हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करती है। थायराइड कैंसर। इस स्थिति में थायराइड असामान्य तौर पर अत्यधिक हार्मोन बनाने लगता है। थायराइडाइटिस। इस स्थिति में थायराइड की सूजन हार्मोन रिलीज में अस्थायी वृद्धि का कारण बनती है। थायराइड नोड्यूल्स। आयोडीन की कमी और अधिकता दोनों ही नोड्यूल्स के निर्माण में योगदान करते हैं। आनुवांशिक और जेनेटिक कारण। जिन लोगों के परिवार में थायराइड विकारों का इतिहास होता है, उनमें थायराइड रोग, खासकर ऑटोइम्यून थायराइड रोग विकसित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। रेडिएशन से जोखिम। विशेष रूप से बचपन के दौरान रेडिएशन के संपर्क में आने से थायराइड रोग का जोखिम बढ़ जाता है। गर्भावस्था। गर्भावस्था से संबंधित हार्मोनल परिवर्तन थायराइड विकारों को ट्रिगर करते हैं। स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस भी थायराइड फंक्शन को प्रभावित करती है। लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का संतुलन प्रभावित होता है, जो बदले में थायराइड हार्मोन के उत्पादन और रेगुलेशन को प्रभावित करता है। क्रोनिक तनाव में रहने वाले व्यक्ति आमतौर पर अस्वस्थ जीवन शैली की आदतें अपनाते हैं, जैसे खराब आहार, व्यायाम की कमी या अपर्याप्त नींद, जो इनडायरेक्ट रूप से थायराइड स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्रोनिक स्ट्रेस ऑटोइम्यून स्थितियों को ट्रिगर करती है, जिसमें हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिजीज जैसी ऑटोइम्यून थायराइड रोग शामिल हैं। भावनाओं को व्यक्त न करना या भावनाओं को दबाना क्रोनिक स्ट्रेस की ओर ले जाता है, जो संभावित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आइए देखें हाइपरथायराइडिज्म के क्या लक्षण होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण कभी कभी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की तरह दिखते हैं। इससे इस रोग को डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस रोग के कई लक्षण हैं, जिनमें शामिल हैं बिना खुद के प्रयास से वजन का कम होते जाना, दिल की धड़कन का तेज रहना जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, दिल की धड़कन का इरेगुलर होना जिसे एरिथमिया कहते हैं, भूख में वृद्धि होना, घबराहट, बेचैनी
या चिड़चिड़ापन रहना, अचानक से कंपकपी का हो जाना या आमतौर पर हाथों और उंगलियों में हल्का कंपन रहना, ज्यादा पसीना आना, मासिक धर्म के साइकिल में बदलाव आ जाना, गर्मी के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाना, इंटेस्टाइन्स के पैटर्न में बदलाव आ जाना, विशेष रूप से अधिक बार मल त्याग होना, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना जिसे गॉइटर कहते हैं, जो गर्दन के आधार पर सूजन के रूप में दिखाई देता है, अत्यधिक थकान का होना, मांसपेशियों में कमजोरी रहना, नींद का कम हो जाना, त्वचा का गर्म और नम रहना, त्वचा का पतला पड़ जाना, बालों का झड़ना और पतले पड़ जाना। वृद्ध लोगों में हाइपरथायराइडिज्म के कुछ लक्षण होने की संभावना अधिक होती है, जिन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन लक्षणों में दिल की धड़कन का इरेगुलर होना, वजन कम होना, डिप्रेशन और सामान्य गतिविधियों के दौरान अधिक कमजोरी या थकान महसूस होना शामिल है। थायराइड रोगों में हाइपोथायराइडिज्म का प्रचलन बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए मैं इस बीमारी पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड के उपलक्ष्य में कुछ सवाल अक्सर हर किसी के मन में उठते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपोथायराइडिज्म कितना आम है, हाइपोथायराइडिज्म विकसित होने की अधिक संभावना किन लोगों को होती है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म एक समस्या है, हाइपोथायराइडिज्म की जटिलताएं क्या हैं, हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या हैं, हाइपोथायराइडिज्म का कारण क्या है, डॉक्टर हाइपोथायराइडिज्म की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डॉक्टर हाइपोथायराइडिज्म का इलाज कैसे करते हैं, हमारा खान पान, हमारा आहार और पोषण हाइपोथायराइडिज्म पर कैसे असर डालते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, जिसे अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है, तब होता है जब थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाती है। हाइपोथायराइडिज्म कितनी आम है? वयस्क आबादी में हाइपोथायराइडिज्म की व्यापकता का अध्ययन करने के लिए भारत के 8 प्रमुख शहरों बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में एक क्रॉस सेक्शनल मल्टी सेंटर एपिडेमियोलॉजिकल अध्ययन किया गया और इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में जुलाई-अगस्त 2013 में इसे प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक हाइपोथायराइडिज्म कुल आबादी में लगभग 10 वयस्कों में से एक को प्रभावित करती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये 10 गुना अधिक आम है। महिलाओं में और ज्यादा उम्र के लोगों में यह रोग अधिक देखा गया है। हाइपोथायराइडिज्म विकसित होने की अधिक संभावना किसे है? जिन्हें पहले गॉइटर की थायराइड समस्या थी, जिनमें थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए सर्जरी या रेडियोथर्मी आयोडीन लिया गया था, थायराइड गर्दन या छाती पर रेडिएशन उपचार प्राप्त किया गया हो, थायराइड रोग का पारिवारिक इतिहास हो, पिछले 6 महीने से गर्भवती हों, तो आपके थायराइड के अंडर एक्टिव होने की संभावना अधिक हो जाती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान हाइपोथायराइडिज्म का इलाज न किए जाने पर यह मां और बच्चे दोनों को प्रभावित करती है। हालांकि थायराइड की दवाएं समस्याओं को रोकने में मदद कर सकती हैं और गर्भावस्था के दौरान लेना सुरक्षित है। थायराइड हार्मोन की दवा लेने वाली कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उच्च खुराक की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि आपको पता चलता है कि आप गर्भवती हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हाइपोथायराइडिज्म की जटिलताएं क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म के रोग में हाई कोलेस्ट्रॉल अधिक पाया जाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म के लिए तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। कभी कभी गंभीर अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म से मिक्सेडीमा कोमा हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म का एक चरम रूप जिसमें शरीर के कार्य जीवन के लिए खतरा 0 के स्तर तक धीमा हो जाता है। मिक्सेडीमा कोमा के लिए तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म के कई लक्षण होते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं थकान, वजन का बढ़ना,
ठंड बर्दाश्त करने में परेशानी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, खुश्क त्वचा या सूखे पतले बाल। सूखे पतले बाल कई लक्षणों में से एक है जो हाइपोथायराइडिज्म का संकेत देते हैं। भारी या इरेगुलर मासिक धर्म या प्रजनन संबंधी समस्याएं, हृदय गति का धीमा होना, डिप्रेशन। चूंकि हाइपोथायराइडिज्म धीरे धीरे विकसित होता है, इसलिए आपको महीनों या वर्षों तक बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। इनमें से कई लक्षण, विशेष रूप से थकान और वजन बढ़ना, इतने आम हैं कि और भी बीमारियों में देखे जा सकते हैं। इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि आपको थायराइड की समस्या है। हाइपोथायराइडिज्म का क्या कारण है? हाइपोथायराइडिज्म के कई कारण हैं, जिनमें शामिल है हाशिमोटो की बीमारी, जो एक ऑटोइम्यून विकार है और हाइपोथायराइडिज्म का सबसे आम कारण है। इस बीमारी में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड पर हमला करती है, थायराइड में सूजन हो जाती है और पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बन पाता है। थायराइडाइटिस या थायराइड की सूजन। थायराइडाइटिस आपके ग्लैंड से कम थायराइड हार्मोन के रिसाव का कारण बनती है। जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म जो जन्म के समय मौजूद होती है। थायराइड के किसी भाग या संपूर्ण भाग को सर्जरी द्वारा निकालना। जब सर्जन थायराइड का एक हिस्सा सर्जरी करके निकालते हैं, तो बाकी का बचा हुआ भाग सामान्य मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता। थायराइड की रेडिएशन ट्रीटमेंट। रेडियोथर्मी आयोडीन हाइपरथायराइडिज्म का एक सामान्य उपचार है जो धीरे धीरे थायराइड कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यदि आप रेडियोथर्मी आयोडीन ट्रीटमेंट प्राप्त करते हैं, तो संभवतः आपको हाइपोथायराइडिज्म बन सकती है। डॉक्टर सिर या गर्दन के कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज बाहर से रेडिएशन ट्रीटमेंट से भी करते हैं, जिससे थायराइड को भी नुकसान होता है। कुछ दवाइयां भी हाइपोथायराइडिज्म बना सकती हैं, जैसे कुछ दिल की दवाएं, कैंसर की दवाएं, लिथियम, इंटरफेरॉन या रेडियोथर्मिक आयोडीन थेरेपी थायराइड फंक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। विशेष रूप से हाल में ही विकसित कई कैंसर दवाएं या तो सीधे थायराइड को इफेक्ट करती हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड को नुकसान पहुंचाकर इसे इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट कर सकती हैं। कुछ लोगों में हाइपोथायराइडिज्म आहार में बहुत अधिक या बहुत कम आयोडीन की मात्रा या पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के विकारों के कारण होता है। आइए जानें थायराइड रोगों की डायग्नोसिस या निदान कैसे करें। थायराइड हार्मोन्स T3, T4 और TSH के स्तर का पता करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। थायराइड ग्लैंड की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड से थायराइड स्कैन इमेजिंग टेस्ट किया जाता है। थायराइड नोड्यूल्स के लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन उत्पादन को कम करने के लिए मेथिमाजोल या प्रोपाइल थायोयूरासेल जैसी एंटी थायराइड दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। गंभीर मामलों में रेडियोथर्मी आयोडीन थेरेपी या सर्जरी में से किसी एक को या दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनने वाली एक ऑटोइम्यून स्थिति है। इसके लक्षण और उपचार हाइपोथायराइडिज्म के समान होते हैं। ग्रेव्स डिजीज यह हाइपरथायराइडिज्म का कारण बनने वाला एक ऑटोइम्यून विकार है। इसके लक्षण और उपचार हाइपरथायराइडिज्म के समान ही होते हैं। थायराइड नोड्यूल यह थायराइड ग्लैंड में ठोस या तरल पदार्थ से भरी गांठें होती हैं। थायराइड नोड्यूल या लक्षणहीन होते हैं या तो इनसे निगलने में कठिनाई, दर्द या दिखाई देने वाली सूजन होती है। इनका उपचार नोड्यूल्स की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें डॉक्टरी निरीक्षण, दवा या सर्जरी शामिल होती है। अब देखते हैं डॉक्टर हाइपोथायराइडिज्म का इलाज कैसे करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का इलाज शरीर में उन हार्मोन्स को रिप्लेस करके किया जाता है जिन्हें आपका थायराइड अब नहीं बना सकता है या बहुत कम मात्रा में बना पाता है। लीवोथायरॉक्सिन एक थायराइड हार्मोन दवा है जो एक स्वस्थ थायराइड द्वारा निर्मित हार्मोन के समान होती है। आमतौर पर गोली के रूप में दी जाने वाली ये दवा तरल और नरम जेल कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध है। ये नए फॉर्मूले पाचन समस्याओं वाले लोगों को
थायराइड हार्मोन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। आपका डॉक्टर सुबह खाने से पहले थायराइड की दवा लेने की सलाह देता है। दवा लेना शुरू करने के लगभग 3 या 6 सप्ताह बाद आपका डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा और यदि आवश्यक हो तो आपकी खुराक को कम या ज्यादा करेगा। हर बार जब आपकी खुराक एडजस्ट की जाती है तो आपका एक और ब्लड टेस्ट किया जाता है। एक बार जब आप उस खुराक तक पहुंच जाते हैं जो आपके लिए सही काम कर रही है, तो आपका डॉक्टर संभवतः 6 महीने में और फिर 1 साल में एक बार ब्लड टेस्ट दोहराएगा। जब तक आप डॉक्टर द्वारा बताई हुई खुराक लेते रहते हैं, तब तक आपके हाइपोथायराइडिज्म को थायराइड हार्मोन से पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। अपने डॉक्टर से बात किए बिना कभी भी अपनी दवा ना बढ़ाएं और ना ही इसे लेना बंद करें। बहुत अधिक थायराइड हार्मोन दवा लेने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या ऑस्टियोपोरोसिस। इस पारंपरिक मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा समस्त दृष्टिकोण को अपनाना, जो भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को संबोधित करता है, थायराइड स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जबकि कन्वेंशनल मेडिकल ड्रग ट्रीटमेंट अक्सर थायराइड रोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर आज के समय में हमें कुछ ऑल्टरनेटिव नॉन मेडिकल तरीकों को भी इलाज में शामिल करना चाहिए। थायराइड रोगों के लिए ऑल्टरनेटिव उपचार में उपलब्ध हैं डाइट चेंज, डाइट सप्लीमेंट्स, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर और माइंड बॉडी ट्रीटमेंट सहित विभिन्न इलाज शामिल हैं। कुछ लोग ग्लूटेन फ्री या कम आयोडीन वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य लोग अपने थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए डाइट सप्लीमेंट्स के रूप में सेलेनियम या अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। माना जाता है कि एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है और लक्षणों को कम करता है। योग और ध्यान जैसी माइंड बॉडी ट्रीटमेंट तकनीकें तनाव को कम करने का लक्ष्य रखती हैं, जो थायराइड स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑल्टरनेटिव तरीकों को मेडिकल कंसल्टेशन की जगह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसे कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट के सहायक के रूप में माना जाना चाहिए। थायराइड रोगों के इलाज में सेफ्टी और इफेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इलाज के ऑल्टरनेटिव तरीकों का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें।